नमस्कार, मैं ललित कुमार ठाकुर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ आर्थिक भूगोल का एक टॉपिक लेकर। जो टॉपिक है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इससे पहले कि मैं आर्थिक भूगोल के संदर्भ में बात करूँ, कुछ बातें हैं जो जान लेना आवश्यक है। धरातल के जैविक तथा अजैविक तथ्यों का वर्णन, तथ्यों का अध्ययन करना ही भूगोल का केंद्र बिंदु है। वहीं यदि भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो हम भूगोल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर मानव भूगोल, जिसमें मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव और धरातल के पारस्परिक संबंध एवं उसके वितरण प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक उपविषय है। उपविषय होने के नाते यह मानवीय आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। धरातल पर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप है, जैसे कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि, इन सभी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भिन्नता है। यह भिन्नता धरातल में बदलाव होने की वजह से होगा या ज्वालामुखी या जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से होगा। इन सभी तथ्यों का अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूप तथा इन प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले कारकों तथा इनके प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जैसे कि मैंने कुछ समय पूर्व ही आप लोग को बताया कि आर्थिक भूगोल मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप का सीधा अर्थ एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई फल तोड़ता है, अगर खाने के लिए फल तोड़ता है तो वह आर्थिक क्रियाकलाप में नहीं आएगा। वही दूसरी ओर वो फल तोड़कर उसे बाज़ार में बेचता है और उससे कुछ पैसे कमाता है, तो ये आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। चलिए देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आर्थिक भूगोल विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर एवं संबंधित स्थानिक संगठन कहे या भूवैन्यासिक संगठन कहे या धरातलीय भिन्नता का अध्ययन करता है। कहने का मतलब है कि आर्थिक भूगोल मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों तथा मानवों की विकास की प्रक्रिया एवं विकास के स्तर एवं उससे संबंधित धरातल की बनावट का अध्ययन करता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप वहाँ निवास करने वाले लोगों के गुणात्मक जीवन स्तर के पर स्पष्ट देखा जा सकता है। गुणात्मक जीवन स्तर कहने का तात्पर्य है ऐसा जीवन स्तर जिसमें जीवन की मौलिक आवश्यकता है, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं साथ ही साथ कुछ उच्च आवश्यकताओं जिसमें मनोरंजन तथा कला कौशल की पूर्ति के साथ साथ स्वस्थ एवं स्फूर्तिदायक प्राकृतिक, जैविक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण उपलब्ध हो। आगे हम लोग बात करते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ। आर्थिक भूगोल, अगर हम आर्थिक और भूगोल शब्द को अलग अलग करके देखें, आर्थिक शब्द से सीधा तात्पर्य है मानवों द्वारा अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए किए जाने वाले वो सारे क्रियाकलाप, जिसमें पशुचारण, खनन, उद्योग आदि शामिल है। वही दूसरी ओर बात करें भूगोल की तो भूगोल के अंतर्गत धरातल पर वही हम दूसरी ओर बात करें भूगोल के संदर्भ में तो जैसे कि आप सभी को पता है
भूगोल धरातल का वर्णन है। सीधी तौर पे बात किया जाए तो आर्थिक भूगोल मानवीय क्रियाओं, जिसमें कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। किसके संदर्भ में? भूगोल या भूगोल अर्थात धरातल के संदर्भ में। सीधी तौर पे बात करें तो आर्थिक क्रियाकलापों का, मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का धरातलीय भिन्नता के आधार पर अध्ययन करने वाला विषय भूगोल कहलाता है। चूँकि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया, कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है और यह अध्ययन प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर किया जाता है। साथ ही साथ स्थानिक प्रतिरूप, यानी कि धरातल के बनावट के अनुसार भिन्नता कैसी है, इसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। आगे चलते हम आर्थिक भूगोल की परिभाषा की ओर। 1882 में जर्मन विद्वान गोट्स महोदय ने सबसे पहली बार आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले आर्थिक भूगोल वाणिज्यिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता था। गोट्स महोदय के अनुसार आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की प्राकृतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक विधि से विवेचन किया जाता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रकार पहली बार आर्थिक भूगोल को एक नई दृष्टिकोण मिली। यह विचारधारा पूर्णतः भूगोल के नियतिवाद विचारधारा पर आधारित था, लेकिन इससे पहले आर्थिक भूगोल मात्र व्यापारिक प्रक्रियाओं एवं आंकड़ों के विवेचन तक सीमित था। आर ई मर्फी ने आर्थिक भूगोल में क्षेत्रीय विषमता का अध्ययन को महत्व देते हुए उन्होंने परिभाषित किया कि आर्थिक भूगोल में मनुष्य के जीविकापोर्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता एवं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विषमता को समझने का विषय बन गया। आगे चलकर इसे आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का विषय आर्थिक भूगोल से सीधी तौर पे जोड़ा गया। कहने का मतलब सीधी सी बात है, 1882 में सबसे पहले बार गोट्स महोदय ने आर्थिक भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया और उन्होंने परिभाषा दिया, जिससे पहली बार वाणिज्यिक भूगोल से हटकर आर्थिक भूगोल को देखा गया। लेकिन यह विचारधारा नियतिवादी विचारधारा पर आधारित था। वहीं आर ई मर्फी ने आर्थिक भूगोल को क्षेत्रीय विषमता के अध्ययन के साथ जोड़ा। टी ए हार्टसोन एवं जे डब्ल्यू अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल पृथ्वी सतह पर संपादित उत्पादन, विनिमय और वस्तुओं एवं सेवाओं के उपयोग संबंधी क्रियाकलापों की क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विविधता को भौतिक मानवीय संदर्भों में देखने का प्रयास करता है। आर्थिक भूगोल क्षेत्रीय विकास आधारित विविधता का अध्ययन करता है। अगर हम बात करें कि आर्थिक भूगोल का आखिरकार उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है आर्थिक भूगोल का अध्ययन विषय है प्रादेशिक जीवन के स्तर के प्रतिरूपों का निरूपण के साथ साथ उनकी प्रक्रियाओं का विवेचना करना है। इसका मूल उद्देश्य है मानव कल्याण की दृष्टि से उन बाधाओं को दूर करना जिनसे विभिन्न प्रदेशों में मनुष्य जीवन स्तर गुणात्मक दृष्टि से सम्यक स्थिति में नहीं रह पाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण से जुड़ा हुआ है। अक्सर एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर अधिक उच्च होता है क्योंकि वहाँ पे संसाधनों की भरमार होती है। वही दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों पे जहाँ पे संसाधनों की कमी पाई जाती है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्च नहीं रह पाता। आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है
कि इन दोनों क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है उसका किसी भी प्रकार से सॉल्यूशन निकाले, ताकि सभी क्षेत्रों में सभी जगह में रहने वाले मानवों का विकास सामान्य दृष्टि से हो सके। वही आगे बात करते हैं आर्थिक भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में। जैसे कि मैंने पूर्व बताया भूगोल को हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में बांट सकते हैं, और मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल एक उपशाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि चित्र से स्पष्ट है सामने, आर्थिक भूगोल की प्रकृति, इसके अंतर्गत हम तीन तत्वों के समावेश का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संसाधन, किसी क्षेत्र में कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, और दूसरी ओर अध्ययन करते हैं मानवों को, और तीसरी ओर आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत वे सारे क्रिया आते हैं जिससे मानव अपने विकास हेतु कार्य में लाता है। वही दूसरी ओर बाले तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमारे पास उपलब्ध सभी संसाधन और मानव इन सभी का केंद्र बिंदु है। सीधी तौर पे कहे तो आर्थिक भूगोल मानवों को केंद्र में रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन से किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं। चूँकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है, इसलिए किसी क्षेत्र में अधिक विकास होता है और किस क्षेत्र में कम होता है। आगे चलते हैं, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में बात करते हैं। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र कहने का मतलब है कि आखिरकार क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसके अंतर्गत आर्थिक भूगोल आता है। इससे पूर्व की विवेचना से स्पष्ट होता है कि आर्थिक भूगोल का क्षेत्र व्यापक है। इसमें मानव वातावरण के संपूर्ण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। विभिन्न तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान स्थानिक संगठन का प्रतिरूप, प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन का समायोजन। प्राविधिक विकास यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। अंतर्देशिक तथा प्रदेशांतरिक अंतरक्रियाओं को, और अंत में इन तीनों के आपसी और पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक हो जाता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वितरण से संबंधित होती है। इन क्रियाओं में संसाधनों, मानव समाज, परिवहन के साधन का योगदान रहता है। ये सभी आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में दो आधारी पक्ष होते हैं। पहला संसाधन और दूसरा होता है मानव या जनसंख्या। निम्न तालिका के माध्यम से आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को समझाने का प्रयास किया गया है। इसे हम मुख्यतः तीन क्षेत्रों के अध्ययन के तौर पे देख सकते हैं, जिसमें पहला आता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मनुष्य और तीसरा आता है आर्थिक क्रियाएं। प्राकृतिक संसाधन में धरातल की अवस्थिति क्या है, वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति, खनिज, ऊर्जा, धरातलीय स्वरूप आदि। वहीं दूसरे ओर अगर मानवीय पहलू की बात करें तो इसमें जनसंख्या कम है या ज़्यादा है, जनसंख्या का वितरण और घनत्व किस प्रकार का है, वहाँ की जननांकीय विशेषता कैसे है, आयु वर्ग कैसे हैं, शिक्षा तकनीकी क्षमता किस प्रकार की है एवं सामाजिक संगठन किस प्रकार की है, यह मानवीय पहलू के अंतर्गत पढ़ा जाता है। वही तीसरी पहलू की बात करें जिसके अंतर आर्थिक क्रियाएं आते हैं, वे आर्थिक क्रियाएं जो मानव द्वारा ही किया जाएंगी। प्राकृतिक संसाधनों या मानव अपने क्षमता का प्रयोग करते हुए जो क्रियाकलाप करेंगे वे सारे क्रियाकलाप, जैसे उत्पादन संबंधी, कृषि, उद्योग, विनिमय, व्यापार, वाणिज्य,
एवं उसका वितरण, वहाँ की शिक्षण कैसी है, कानूनी व्यवस्था कैसी है, चिकित्सा एवं अन्य का अध्ययन किया जाता है। वही आगे बात करें तो इन आर्थिक क्रियाओं को हम अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है गुणवत्ता के अनुसार। गुणवत्ता के अनुसार हम आर्थिक क्रियाओं को, मानव द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम क्रिया। प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के तल से या फिर प्राकृतिक संसाधनों से हो, अर्थात संसाधनों के प्राथमिक दोहन से संबंधित आर्थिक क्रियाएं जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली उत्खनन आदि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। वही द्वितीयक क्रिया की बात करें तो द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त कच्चा माल को किसी भी प्रकार से उसके गुण में परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के लिए खान से लोहा निकालना, उदाहरण के लिए खान से लोहा निकालना एक प्राथमिक क्रियाकलाप होता है, लेकिन जब लोहा को गलाकर अन्य शेप दिया जाता है, उसे मूल्यवान बनाया जाता है, तो इस प्रकार की जो भी क्रियाकलाप है उसे द्वितीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है हमारा तृतीयक क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत मुख्यतः सेवा द्वारा आर्थिक लाभ से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों द्वारा धन उपार्जन करना, इसका प्राथमिक संसाधनों से यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से सीधा संबंध नहीं होता है। वही चतुर्थक क्रियाएं की बात करें तो इस वर्ग के अंतर्गत ये भी एक सेवा क्षेत्र है, परंतु एक विशिष्ट सेवा क्षेत्र है। इसके लिए विशेष शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे कोई प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। वहीं पंचम क्रियाकलाप को देखा जाए तो पंचम क्रियाकलाप भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विशिष्ट ढंग से क्रियान्वित की जाने वाली क्रियाएं होती हैं। इस वर्ग के अंतर्गत तकनीकी और कानूनी परामर्श, प्रबंधन, वैज्ञानिक शोध जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है। अतः अंत में निष्कर्ष के तौर पर ये कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं में से मानवीय आर्थिक क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के वितरण, प्रतिरूपों तथा उन कारकों एवं प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है जो भूतल पर प्रतिरूपों का क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रभावित करता है। आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, जैव, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों, वही आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन उद्योग, कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य आदि आर्थिक क्रियाओं एवं अन्य आर्थिक पक्षों एवं संगठनों का अध्ययन सम्मिलित किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगी। अंत में स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि आर्थिक भूगोल मानवीय क्रियाएं जैसे कि कृषि, पशुपालन एवं धरातल में पाए जाने वाली विविधता एवं मानवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव भूगोल की एक शाखा है। इसमें मानवों द्वारा किए गए विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों पर जोर दिया जाता है।